हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके उपस्थित की क्लास, जिसमें हम लोग रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे, उसी का ये दूसरा पार्ट आज होगा। क्योंकि विस्तार पूर्वक से जब हम आप लोगों को बता रहे हैं तो समय ज़्यादा लग रहा है, इसलिए सेशन क्या हो रहा है, लंबे हो जा रहे हैं। तो ज़्यादा लंबे सेशन न करके हम इसको छोटे छोटे पार्टों में आपको कराने की कोशिश करेंगे कि ताकि आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो अगर आप इस पूरे सेशन को अगर अटेंड करते हैं और जितने भी सेशन कराए जाते हैं रीट एग्ज़ाम के तरफ से, अगर आप पूरा सेशन अटेंड करते हैं हर एक सब्जेक्ट का, तो हमें उम्मीद है कि आपके 120 प्लस क्वेश्चन आप अटेंड कर लेंगे इस रीट एग्ज़ाम में। क्योंकि इस बार काफ़ी सारे बदलाव भी हुए हैं और उस सारी चीज़ों को देखते हुए आपसे ये सारी चीज़ें उम्मीद लगाई जा रही है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, अंततः देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और बड़े ही ध्यान से देखिएगा। और सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, समंदर भी बड़ा मतलबी निकला यारों जान लेकर। समंदर भी बड़ा मतलबी निकला यारो जान लेकर, लहरों से कहता है कि लाश को किनारे लगा दो। लहरों से कहता है कि लाश को किनारे लगा दो। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से कि इसमें क्या बोला गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट गेट ऑन द लेफ्ट टाइप थॉट टू पीपल्स आर नॉट इक्वल बट द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट रिमेन सेम द नॉर्मल चिल्ड्रेन विच प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट डज दिस स्टेटमेंट पॉइंट टू। तो इसमें बात किया गया है, आगे भी हम लोग देख लेते हैं हिंदी में भी क्या बोला गया है। बड़े ध्यान से देखिएगा। मानव विकास आजीवन चलता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालक में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो हमें बताना है। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं और उसके बाद बताते हैं, कोशिश करते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सतत विकास का सिद्धांत, बी कह रहा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, सी कह रहा है सामान्य प्रारूप का सिद्धांत और डी कह रहा है कि सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, जो कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। आइए आगे देखते हैं कि इसके बारे में क्या बताया गया है। समान विकास, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं। किसी भी तरीके से दो व्यक्ति, जुड़वा बच्चे भी वो बराबर नहीं होते हैं, उनके अंदर जरूर कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाएंगी, किंतु सभी सामान्य बालक में विकास का क्रम एक सा होता है। यह कथन विकास के समान प्रतिरूप का सिद्धांत की ओर क्या करता है, संकेत करता है। आइए आगे देखिएगा क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया में एकरूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नताएं कितनी भी हो, लेकिन यह एकरूपता विकास में क्रम के संदर्भ में होती है। उदाहरण, बालक में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होगा, चाहे वे बच्चे किसी भी देश के हों। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के विकास की गति में तो अंतर हो ही सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एकरूपता पाई जाती है और बच्चों के दूध के दांत पहले टूट जाते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 17 को। आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। ओके, अगर हम बात करते हैं विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, तो इनके अनुसार हमें बतानी है कि अंतिम अवस्था कौन सी है। तो हम ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संवेदीय पेशीय अवस्था, बी कह रहा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी कह रहा है कि उत्तर संक्रियात्मक अवस्था और डी कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर हम बात करते हैं कि इसमें हम लोगों का
तो इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो बी हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही हम लोग अंतिम संज्ञानात्मक विकास की अवस्था भी बोलते हैं। आइए आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताई गई है। अब देखिएगा कि इसमें जो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं वो कौन कौन सी है और एज कितना कितना होता है। पहला अगर हम बात करते हैं तो पहला है सिंसियर मोटर स्टेज जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक यह है। फिर उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यह आता है 2 से 7 वर्ष तक। और आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 वर्ष आता है। और फिर अंतिम आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है कि 11 से 15 वर्ष के बीच आता है। तो इस तरीके से भी आप एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। आपसे पूछा गया है, हो सकता है कि इस बार तो पूछा गया है ये चौथा, हो सकता है इन तीनों में से ही कोई एक आपसे अगली बार जो है कि पूछ दे एग्जाम में। आइए आगे देखिएगा क्या है, द फादर ऑफ जेनेटिक्स इट, अनुवांशिक के जनक कौन हैं। अगर हम बात करते हैं तो ग्रेगर मेंडल्स या फिर थॉमस हंट मॉर्गन्स या फिर जेम्स वाटसन या फिर चार्ल्स डार्विन। तो अगर हम बात करते हैं जेनेटिक की, फादर ऑफ जेनेटिक्स की, तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। इनको हम लोग मानते हैं। ओके, ये है अनुवांशिक के जनक। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा अनुवांशिक के जनक ग्रेगर मेंडल हैं। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग कर अनुवांशिक के नियम को निर्धारित किया था। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर काम किया और उन्होंने अनुवांशिकता के मूलभूत नियमों की खोज की। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जिन युग्मों में होते हैं और एक दूसरे से अलग भी होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे लग रहे होंगे। तो आइए आगे देखते हैं और आगे क्या बोला गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है कि व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अब्राहम मास्लो, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सिगमंड फ्रायड, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कार्ल रोजर्स, और डी कह रहा है कि जीन पियाजे। अगर हम बात करते हैं व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड ने इसको क्या किया था, प्रतिपादित किया था। अब आइए इसके एक एक करके सिद्धांत को देखते हैं। देखिएगा आगे दिया गया है कि व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था। व्यक्तित्व के प्रथम व्यापक सिद्धांत की रचना करने का श्रेय सिगमंड फ्रायड को दिया जाता है। फ्रायड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यक्ति के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 2 मुख्य प्रत्यय हैं, तो कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो पहला है चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो ये 3 पहले में देखे जाते हैं और दूसरे में आता है इदम अहम और परा अहम माने जाते हैं। अर्थात सिगमंड फ्रायड के अनुसार मनुष्य के मानव स्वभाव की उत्पत्ति 3 तत्वों से मिलकर हुई है और ये 3 तत्व कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। पहला क्या आएगा, ईद, उसके बाद अहम, उसके बाद परा अहम आएगा। ओके, ईगो, सुपर ईगो तथा मनुष्य का आंतरिक मन एवं उसकी बुद्धि के कार्य करने के आधार पर 3 प्रकार बताए गए हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। तो ये 3 प्रकार यहाँ पे भी हैं और 3 प्रकार आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन 20। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। हमें क्या निकालना है, बुद्धि लब्धि निकालना है।
तो चलिए 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु जो है, मानसिक आयु की अगर हम बात करते हैं तो यह कितना है 12 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि, तो हम IQ कैसे निकालते हैं, उसका एक फार्मूला होता है, आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं IQ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, यम में मानसिक एज बराबर क्या होती है, वास्तविक एज, ओके, रियल एज होती है जो, ओके, और गुणे क्या होता है 100 होता है। इसी पे हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं। तो मानसिक आयु हमारी कितना है, तो हमारी मानसिक आयु है 10 वर्ष, और बच्चे की वास्तविक आयु, सॉरी माफ करिएगा, मानसिक आयु 12 वर्ष है, ओके, कितना है 12 वर्ष है। तो यहाँ 12 हो गया, और नीचे हो जाएगा जो रियल एज है वो है हमारी 10 वर्ष, और इंटू हो जाएगा 100। अगर हम बात करते हैं तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और फिर आ जाएगा हमारा 120 वर्ष, ओके, कितना आ जाएगा 120 वर्ष। तो इज द राइट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें सी इज द करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 120 वर्ष, जो कि आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। और इसको कौन दिया था, तो बुद्धि लब्धि का प्रत्यय सर्वप्रथम स्टॉर्न ने दिया था, जो कि बुद्धि लब्धि का संबंध बालक की मानसिक आयु से होता है। 1908 में बीने ने मानसिक आयु का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था। तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन इंडिविजुअल डिफरेंट, ओके। तो क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। तो हमें क्या करना है, नॉट वाला बताना है, जो कि नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अनुवांशिकता, ओके, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जन्मजात, सी कह रहा है अभिभावक बालक संबंध, और डी कह रहा है कि शारीरिक स्वास्थ्य। अगर हम बात करते हैं इसमें कि जो कि बायोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन जो होता है इंडिविजुअल डिफरेंट, अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अभिभावक बालक संबंध। तो ये हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। अनुवांशिकता जन्मजात स्वभाव तथा शारीरिक स्वस्थ व्यक्तित्व विभिन्नता को निर्धारित करने वाला जैविक कारक है, जबकि अभिभावक बालक संबंध व्यक्ति विभिन्नता को निर्धारित करने वाले जैविक कारकों में शामिल नहीं है। वैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विभिन्नता के निम्न कारण बताए हैं। अनुवांशिकता हो सकता है, वंशानुक्रम हो सकता है, वातावरण हो सकता है, आयु हो सकती है, बुद्धि हो सकती है, स्वास्थ्य हो सकता है, परिपक्वता हो सकता है। तो इसमें आपको अगर देखेंगे तो टोटल 6 ऐसे बिंदु हैं जिसपे आप विभिन्नता पाई जा सकती है। आइए आगे क्या बोला है देखिएगा, माफ करिएगा, देखिएगा बड़े ही ध्यान से देखिएगा। वैयक्तिक विभिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, भिन्न होता है, ओके। चलिए बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, डाउन संरक्षण का कारण क्या हो सकता है, ओके। तो दिया है द केस ऑफ डाउन सिंड्रोम इज, क्या है इसका, ओके। तो ए कह रहा है कि त्रिगुण सूत्रता है जो कि 20, बी कह रहा है कि हमारा त्रिगुण सूत्रता 21, सी कह रहा है एक्स एक्स वाई गुणसूत्र, और डी कह रहा है कि त्रिगुण सूत्रता 22। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा हम लोगों का बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, त्रिगुण सूत्रता 21, ओके। आगे देखिएगा, आगे है कि डाउन लक्षण या सिंड्रोम का कारण त्रिगुण सूत्रता 21 हो सकता है। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में यह एक आनुवंशिक विकार है जो एक
अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होता है। इसे ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। सामान्यतः गर्भस्थ होते समय शिशु अपने माता पिता से 46 क्रोमोसोम प्राप्त करते हैं, 23 माता से और 23 पिता से। लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। इसे विकास के ग्रस्त बच्चों में शारीरिक और बौद्धिक विकास देरी से होता है। तो एक इसमें सिंड्रोम क्या होता है, ज़्यादा मिल जाता है। आइए आगे देखते हैं। बड़े आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी रिफर्स टू। ओके, ए ऑप्शन कह रहा है कि निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, बी कह रहा है मापन का उद्देश्य, सी कह रहा है प्राप्तांकों की बारंबारता और डी कह रहा है कि गणना की समरूपता। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी हो जाएगा, प्राप्तांकों की जो है कि बारंबारता। ओके, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें देखने को मिलता है। आइए आगे चलते हैं। देखिएगा, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है प्राप्तांकों की बारंबारता। परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभांश को संगति से है। विश्वसनीयता यह एक परीक्षण की निरंतरता को दर्शाता है। विश्वसनीयता एक मापन या मापकों की बारंबारता को संदर्भित करती है। अतः एक ही परिणाम को बार बार प्राप्त करने पर एक परीक्षण विश्वसनीय माना जाता है। तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। और आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो नहीं है वही हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि TAT, बी कह रहा है कि SCT, डी कह रहा है कि ड्रा ए मैन और डी कह रहा है कि MMPI। तो इसमें हम लोगों को नहीं वाला बताना है, तो उस लिहाज से इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। MMPI जो है कि इसका उदाहरण नहीं है। बाकी TAT है, बिल्कुल है, CST भी है और ड्रॉ अ मैन भी इसमें है। आइए आगे देख लेते हैं। MMP प्रशिक्षण प्रक्षेपीय प्रशिक्षण का उदाहरण नहीं है। MMPI एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जो व्यक्ति लक्षणों और मनोवैज्ञानिक की आकलन करता है। इसका मुख्य रूप से उन लोगों का परीक्षण करना है जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य या अन्य नैदांतिक मुद्दों के होने का संदेह रहता है। अतः TAT, SCT तथा ड्रा ए मैन व्यक्तित्व मापन से संबंधित प्रक्षेपीय परीक्षण है। तो इस तरीके से भी आप क्या करना है, याद रखना है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा बड़े ही ध्यान से। इसमें दिया गया है कि हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंट, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ये हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डन, ओके, बी कह रहा है कि जीन पियाजे, सी कह रहा है कि डेविड वेसलर और डी कह रहा है कि एरिक एरिक्सन। अगर हम बात करते हैं कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है कि हार्वर्ड गार्डनर जी ने प्रस्तुत किया था। हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। बड़े ही ध्यान से इनके बारे में देखिएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया था। प्रारंभ में गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि प्रस्तावित की, जिसे उन्होंने बाद में बढ़ाकर 9 कर दिया। इस प्रकार गार्डनर प्रत्येक व्यक्ति को अनेक बुद्धियों के एक विशिष्ट संयोजक के रूप में देखते हैं। आगे देखिएगा क्या है। गार्डनर के द्वारा प्रस्तावित 9 प्रकार की बुद्धि है। इनके द्वारा जो 9 प्रकार की बुद्धि है, देखिएगा, भाषागत बुद्धि, तार्किकीय गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, शारीरिक संवेदीय बुद्धि, उसके बाद देशिक जो होता है बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिकवादी बुद्धि और अस्तित्वपूरक जो है कि बुद्धि। तो इस तरीके से देखने को मिलता है कि यहाँ पे 9 बुद्धियों का सिद्धांत इन्होंने 9 में डिफाइन किया था।
आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज, दिया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आइए इसको थोड़ा सा आगे करते हैं और एक एक करके हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शिक्षकों का प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। बी कह रहा है कि क्लासरूम लर्निंग कक्षा कक्ष अधिगम। सी कह रहा है मैथमेटिक्स ऑफ चाइल्ड थिंकिंग बालक के चिंतन का गणितीयकरण। और डी कह रहा है कि कोर्स ऑफ कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स, दिया है कि गणित की विषय वस्तु। अगर हम बात करते हैं कि इसका इज द राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैथमेटिक्स ऑफ द चाइल्ड थिंकिंग। ओके, कि बालक के चिंतन का गणितीयकरण। ओके, सी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा क्या है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बालक के चिंतन का गणितीयकरण है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है, जैसे गणित की विभिन्न शाखाएं बीजगणित, संख्या, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, सतत असतत गणितीय और संभाव और आंकड़ों के अवधारणाओं को समझना और दिखाना। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको बड़े उम्दे लग रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिएगा क्या है। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सामाजिक सिद्धांत। बी कह रहा है हम लोगों का क्रिया प्रसूत अनुबंधन। सी कह रहा है शास्त्रीय अनुबंधन। और डी कह रहा है संज्ञानात्मक सिद्धांत। अगर हम बात करते हैं इसका कि इसमें इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ओके, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। स्किनर का यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन के साथ संबंधित है। आगे है कि स्किनर के पुनर्वलन के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला है सकारात्मक पुनर्वलन और दूसरा है नकारात्मक पुनर्वलन। अब इसमें जो होता है सकारात्मक पुनर्वलन के, उसमें भी हम लोग देखते हैं। सकारात्मक पुनर्वलन अंतर्गत पुरस्कार, प्रशंसा, भोजन आदि को लिया जाता है, जिनकी प्राप्ति होने पर अधिगमकर्ता अधिक अनुक्रिया करता है। नकारात्मक पुनर्वलन में दंड देना, निंदनीय करना जैसे कार्य किए जाते हैं, जिनका उपयोग से अधिगमकर्ता अनुक्रिया को त्याग देते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे बड़े ध्यान से देखिएगा कि आगे क्या बोला गया है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस रिलेटेड फॉर टू लर्निंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्य अवस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है, तो हमें नहीं वाला बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पूर्व अनुभव, बी कह रहा है प्रतिबिंबन, सी कह रहा है कल्पना और डी कह रहा है तर्क। ओके, तो इसमें हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए हो जाएगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, पास्ट एक्सपीरियंस। ओके, पूर्व अनुभव इसमें नहीं होगा, बाकी जो है कि ये 3 हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे कैसे होंगे ये। देखिएगा, पूर्व अनुभव की प्रक्रिया बाल्य अवस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है, जबकि प्रतिबिंबन जो कल्पना तथा तर्क करने की प्रक्रिया बाल्य अवस्था के दौरान सीखने से संबंधित है। आगे देखिएगा, बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है। इस प्रकार से शैशवा अवस्था एवं किशोरा अवस्था के मध्य की अवस्था को बाल्य अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अनेकों प्रश्न करता है। इस अवस्था में जहाँ वह बच्चा होता है वहीं बड़े होने का भी अनुभव करने लगता है। इस अवस्था में समझने, स्मरण करने, तर्क करने आदि की योग्यताएं विकसित हो जाती हैं। ओके, आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण
के प्रभाव का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? तो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है व्यक्तित्व पर्सनालिटी, बी कह रहा है बुद्धि इंटेलिजेंस, सी कह रहा है उपलब्धि अचीवमेंट और डी कह रहा है कि रचनात्मक क्रिएटिव। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, उपलब्धि अचीवमेंट हो जाएगा। ओके, इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। आइए देखिएगा, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव को मापन करने के लिए उपलब्धि के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण विकास कौशल या ज्ञान का परीक्षण है। इस परीक्षण से शिक्षक यह ज्ञात कर सकता है कि विद्यार्थी ने कितनी उन्नति की है, विद्यार्थी ने किस सीमा तक विषय संबंधित ज्ञान प्राप्त किया है। आगे है गैरिसन तथा अन्य के अनुसार उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है। इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 और इस सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आगे बोला गया है इसमें कि एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल फेस इज प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिएगा, पहला ऑप्शन है वृद्धा अवस्था ओल्ड एज, उसके बाद दिया है बी किशोरा अवस्था एडोलसेंस, और उसके बाद सी दिया है बाल्य अवस्था चाइल्डहुड, और डी दिया है शिशु अवस्था इन्फेंट्री। अगर हम बात करते हैं कि इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडोलसेंस। यह जो अवस्था है, यह अवस्था बहुत ही संघर्षपूर्ण होती है, तूफान की भी अवस्था इसको माना जाता है। तो किशोरा अवस्था में एक वैज्ञानिक हुए क्रो एंड क्रो ने कहा है कि किशोरा अवस्था बड़े ही संघर्ष तनावपूर्ण की अवस्था मानी जाती है। आइए इनके बारे में भी कुछ देखते हैं। विकास की किशोरा अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। जिस एज में आप बीटीसी करके घूम रहे हैं, यही अवस्था होती है किशोरा अवस्था की, बशर्ते आप है कि थोड़ी सी एज आप पार कर चुके हैं। नहीं तो बिल्कुल जो है 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। और इसमें जो होता है व्यावसायिक जो होता है और अपने आप को स्थापित करने के लिए काफ़ी व्यक्ति इसमें व्याकुल रहता है, डिप्रेशन में रहता है, सोचता रहता है कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं। ओके, आगे है कि किशोरा अवस्था में किशोर अपनी भावी व्यवसाय को चुनने के लिए चिंता करने लगता है। वह एक कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, कलाकार या सफल किसान बनकर जीवन व्यतीत करने की कल्पना और चिंता करता है तथा व्यवसाय के अनुसार ही पाठ्य विषयों का चुनाव भी करता है। आगे देखिएगा क्या है। इस संबंध में स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरा अवस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं को दर्शन होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये सेशन कंप्लीट हुआ। और अगला सेशन जो हम लोगों का हिंदी है, मैं अगले सेशन में आपको हिंदी के प्रश्न को लेके कराऊंगा। तब तक के इस सेशन को यहीं विराम देता हूँ। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये प्रीवियस ईयर का पेपर आपको रीड के लिहाजा से कितना हेल्पफुल होने वाला है। अभी तो आप इसको देखिए और फिर जिस दिन एग्जाम में बैठ के आएंगे, उसमें जिस दिन आप 30 में से 26 27 करके आएंगे क्वेश्चन, उस दिन आपके चेहरे पे जो मुस्कान है वो दोगुनी हो जाएगी। तो चलिए, सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।